गुड लुक फाइनली एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के ऊपर अपन खुल के बात करेंगे एंड यस इसे आगे देखने से पहले इसमें स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान देके आगे चलना। तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया और एंटमैन 3 एक्चुअली में एंटमैन एंड द वॉस्प की पिक्चर है ही नहीं। आई मीन पिक्चर को ज्यादा करके जो कैरी करके चलता है वो है कैंग। उसके कैरेक्टर की परफॉर्मेंस प्रेजेंस इतनी एक्साइटिंग है कि बाकी सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं उतना इंपैक्ट डालने में पीछे छूट जाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है वो है मिशेल फाइफर एज जैनेट वैन डाइन एंड देन अपने स्कॉट लैंग, कैसेंड्रा, होप एंड हैंक, जो कि बस है मूवी में एक्सपोजिशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मूवी में अगर डायरेक्टली कमियों की बात करें तो लूप होल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि भाई कैंग एक सुपर इंटेलिजेंट बीइंग है जिसके पास सेंचुरीज अहेड की टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस ऐसे कि जो भाई सिंपल माइंड्स कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। यहां तक कि उसकी अपनी पूरी डायनेस्टी उसने अपनी नीचे बनाई और उसके पास डैरेन क्रॉस भी है जो कि पिम पार्टिकल्स की बेसलाइन टेक के बारे में जानता है, मगर फिर भी पिम पार्टिकल्स नहीं बना पाया। आई मीन थैनोस ने बस कुछ को रिवर्स इंजीनियर करके अपनी पूरी मिलिट्री को अर्थ पे बुला लिया, जो कि ये ठीक उसी लूप होल की तरह है कि पूरे मल्टीवर्स पूरे यूनिवर्स में थॉर को कैंसर का इलाज नहीं मिला। खैर फिर भी क्वांटम रेल्म में इन सबका टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि एंट्स किसी और टाइम से गुजरी, ये किसी और टाइम से और निकले सही टाइम पे। एंड हैंक की शिप डिस्ट्रॉय होने के बाद एंट ने उसे ठीक भी कर लिया, क्लाइमैक्स में एकदम सही मोमेंट पे वापस भी आना, बड़ा कन्वीनियंट था सब कुछ। उसके ऊपर जब अपना कैंग भाई इतना शॉर्ट टेम्पर्ड एंड टची आदमी था जो लोगों को डायरेक्टली ही मार देता है, तो एंडिंग पे हिंदी पिक्चरों की तरह हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे क्यों आ गया? खैर अपन को फैन सर्विस भी तो केटर करना था, जो कि फाइट खराब नहीं थी और ना ही एंट्स का कैंग पे उस तरीके से अटैक करना, मगर जिस मोटिवेशन के साथ वो यहां तक पहुंचे वो काफी अनकन्विंसिंग था, जिससे जन्म होता है लूप होल्स का। आई मीन जब तुम खुद को ही कैंग की जगह पे लेके सोचोगे कि तुम टाइमलाइंस खत्म कर रहे हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जान की क्या कीमत है, तो तुम क्यों इनके साथ डांडिया खेलोगे? डायरेक्ट मार के आगे नहीं बढ़ोगे एंड ये कहोगे भी कि भाई तुमसे ज्यादा मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है। अब खैर ये सारी बातें तो हो गई कि भाई हम क्या चाहते थे, क्योंकि भाई मैं ये बात लिख के कह सकता हूं कि धरती का हर एक इंसान पिक्चर को अपनी तरीके से उसमें चेंजेस चाहता है कि भाई अगर इसमें थोड़ा सा ये होता तो और अच्छा होता, अगर वैसे करते तो और मजा आती। मगर इसी चाहत में हम ये बात भूल जाते हैं कि पिक्चर दिखाना क्या चाहती थी एंड उसके बेसिस पे क्या ये कामयाब हुई कि नहीं। तो इसके मेकर्स ये दिखाना चाहते थे कि ये एक फैमिली एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है, जहां इनका सबसे पहला मोटिवेशन स्कॉट और उसकी बेटी के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट करना था, क्योंकि भाई स्कॉट के अंदर काफी गिल्ट था कि भाई मैं अपनी बेटी की फॉर्मिंग ईयर्स में, उसकी अपब्रिंगिंग में उसके साथ ना रहा, लेकिन भाई जब वो असली दुनिया में है भी तो भी भाई वो पार्टीज कर रहा है, सेलिब्रिटी बन रहा है, बुक अपने प्रचार कर रहा है। खैर उसके बाद दूसरा मोटिवेशन आता है कैंग को ग्रेटर एमसीयू के लिए सेटअप करके उसको मूवी में भी एक वर्दी विलन कंटेंडर के रूप में दिखाना। एंड तीसरा काम आता है क्वांटम रेल्म की दुनिया को हमारे सामने सबसे पहली बार अच्छे से शोकेस करना। बट सैडली इनमें से बस एक ही चीज ठीक हो पाती है, वो भी भाई कैंग की हाइप क्रिएट करना। आई मीन उसकी पावर की हायरार्की सही तरीके से तो सेटअप नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी पावर्स भी सही से जस्टिफाई नहीं की गई हैं। मगर ये पिक्चर कैंग को एज अ एमसीयू थ्रेट के तौर पे जरूर सही अच्छा सेटअप करता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है स्कॉट और उसकी बेटी के बीच में जो रिलेशनशिप को बिल्ड करना था, वो इंपॉर्टेंट फील नहीं हो पाता और वो ये काम बिल्कुल भी सही से नहीं कर पाया, जिसका सारा का सारा दोष राइटिंग को दिया जा सकता है कि भाई ये कर सकते थे मगर ये किए नहीं। आई मीन जब मूवी की शुरुआत ही भाई स्कॉट और उसकी बेटी के बॉन्डिंग वाली इश्यूज से सेटअप हो रही है, तो एंड आते आते उनका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट फील होना चाहिए, जो कि आपके दिल पे बिल्कुल भी नहीं लगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वांटम रियल्म की दुनिया को हमारे सामने सबसे पहली बार शोकेस करना, जहां की फिजिक्स, लाइफ्स, रूल्स, वर्ल्ड बिल्डिंग एकदम यूनिक और सेंसलेस भी होनी चाहिए, मगर उसी जगह हमें स्टार वॉर्स की याद आती है, जो कि देख के आपको समझ में आ ही जाता है कि इसकी यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग में कुछ भी खास मेहनत नहीं की गई है। वही एम्पायर रिपब्लिक वाले सेट्स भी, बैकग्राउंड में थीमेटिक मीनिंग भी चल रही है, वैसा बार भी देखने को मिलता है, कुछ भी नयापन फील नहीं होता। एंड जो कि भाई हैरानी की बात यही है कि इस पिक्चर के राइटर भी वही है जिसने रिक एंड मॉर्टी के शोज लिखे हैं। तो अगर आप ऐसे लेम एज मोटिवेशंस दोगे तो मैं क्या ही कह सकता हूं। क्या इतनी कमियों के बावजूद भी ये पिक्चर एकदम बुरी है जैसा क्रिटिक्स कह रहे हैं? तो इट डिपेंड्स कि तुम इसे कैसे देख रहे हो। अगर तुम इसे कैजुअल मूवी गोअर के तौर पे देख रहे हो तो ये तुम्हारे लिए एंटरटेनिंग एनफ है। अगर तुम इसे फैन होके किसी का देख रहे हो तो तुम एक कैरेक्टर की हाइप के लिए पूरी पिक्चर को जस्टिफाई कर सकते हो। एंड अगर तुम सिनेमा की वजह से देख रहे हो तो पिक्चर कुछ खास नहीं है, वही सारी चीजें हैं जो मार्वल हमेशा से करता आ रहा था और इस बार किया है और एक एक्सटेंट तक काम भी कर गया। एंड मैं पर्सनली मूवी रिलीज होने से पहले एक एक्सपेक्टेशन वीडियो भी बनाई थी, जो कि उसको तुम जरूर देखना, जिसको बनाते हुए मैं ये फील कर रहा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन काफी नीचे जा चुकी है। एंड अब उस एक्सपेक्टेशन के साथ जब मैंने ये मूवी देखी
तो इट्स फेयरली एंजॉयबल, जो कि एकदम बुरा नहीं बोलूंगा, मगर एज अ $200 मिलियन की मार्वल मूवी होने के नाते भी इतना इंफीरियर सीजीआई कैसे हो सकता है, और वो भी एक दो जगह पे नहीं, कई सारे शॉट्स में, इवन दो क्लाइमैक्स तक में भी, जिसे देख के थोड़ा सा बुरा लगता है कि आपको कई सारी चीजों को इतना ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड बाकी प्रोडक्शन वैल्यू में भी। मोडॉक के साथ भी आपने वही गलती फिर से दोहराई है, जिसकी वजह से एमसीयू को हमेशा अपने विलन्स को वेस्ट करने के लिए गालियां पड़ती हैं, जो कि हम इसे प्योरली लेजी राइटिंग कह सकते हैं कि भाई मार्वल फैंस है ना, कुछ भी दे दो देख लेंगे। मगर फिर भी इट्स अ फेयरली एंजॉयबल मूवी। मुझे याद है कि रिलीज के बाद जब मैंने अपने दोस्त सचिन को कॉल करके पूछा कि भाई पिक्चर कैसी लगी, तो उसने बोला कि ऐसा कुछ खास फील नहीं हुआ। एंड दैट्स माई फ्रेंड, जो सुपर हीरो फैन है, जॉब भी करता है बाहर जाकर, अपने टाइम से छुट्टी लेकर भाई ऐसी पिक्चर देखने गया। और ऐसी बात नहीं है कि भाई उसने अपना टाइम वेस्ट किया, मगर उसके लिए मूवी इतनी इंपॉर्टेंट फील नहीं हुई जैसा वो फील करके चल रहा था कि भाई उसे इंपॉर्टेंट फील होना चाहिए था उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। अब भाई मेरी एक्सपेक्टेशन तो क्लियर थी कि भाई एंटमैन की मूवीज है, पिछली 1-2 की एक्सपेक्टेशन अपन की सेट थी और इसकी एक्सपेक्टेशन तो और नीचे जा चुकी थी, तो अपन कुछ इन्फिनिटी वॉर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वैसी उम्मीदें लगा लेने का मतलब है कि मैं ही चूतिया। एंड नेक्स्ट उसके ऊपर भी बात आती है कि मैंने अभी हाल ही में यूट्यूब एंड ट्विटर पे एक पोल डाला ऑडियंस से पूछते हुए कि अब जो मूवी रिलीज हो चुकी है तो आप इसे कैसे रेट करते हो, जो कि वहां भी मेजॉरिटी ऑफ लोग मूवी को अबव एवरेज ही कंसीडर कर रहे हैं, जो कि भाई एकदम क्रेजी ऊपर नहीं है, मगर बस थोड़ा सा स्लाइटली अबव एवरेज है, जिसमें ट्विटर इस पिक्चर को थोड़ा सा मिड भी मान के चलता है, जो कि इसके ऊपर ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ट्विटर की ऑडियंस यूट्यूब के मुकाबले में थोड़ा सा टॉक्सिक भी है। एंड एडिशनली मार्वल की 31st मूवी होने के नाते हम इसे कुछ एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे कि ये अपनी गलतियों से कुछ सीख के अब तो अपने आप को परफेक्शन अचीव कर लेंगे, मगर आज भी हम वही सारे ट्रोप्स को देख रहे हैं जो फॉर्मूला मार्वल मूवीज हमेशा से करती आ रही थी, और इस बार वो एक एक्सटेंट तक काम भी कर गया। लेकिन अब ऑडियंस को भी ये समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, आपको चेंज होना पड़ेगा, वरना ओवरऑल इट्स अबव एवरेज मूवी। और कैंग ना होता तो भाई इसे दोबारा याद करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। खैर, तुम अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि तुम इस मूवी को देखने के बाद क्या फील करते हो, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड मार्वल की फ्यूचर के बारे में तुम्हारी क्या राय है। अपनी एक्सपीरियंस में मुझे कमेंट्स जरूर बताना, और इन सारी बातों के साथ साथ मेरी एक्सपेक्टेशन वीडियो को भी जरूर देख लेना कि रिलीज से पहले क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे अपन। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।